राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए असर्सन रीजन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में करेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स के असर्सन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बेस पर और किस प्रकार से हम बन सकते हैं वो भी आपको बताते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स में हम एटॉमिक लेवल के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसको आपको एक बार स्वयं से पॉज करके ट्राई करना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट देखना है, अगले क्वेश्चन पर जाना है। इस प्रकार से हमारा क्या रहता है, शेड्यूल रहता है। और इसमें एक छोटा सा अज्यूम रहता है हमारा कि आप एनसीईआरटी या फिर अपनी जो नोट्स होते हैं वहाँ से थ्योरी पढ़कर आते हैं। अगर नहीं भी पढ़कर आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन वाइज आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे ताकि आपके सभी जो डाउट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगड़ एंड दिस इज योर प्यारा सा नेट खर्चा चैनल स्टूडेंट वाला। वही पॉज करके ट्राई करना है, सभी पॉज करके इसको एक बार ट्राई करेंगे। देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, ये बोल रहा है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल, कौन सा मॉडल आ गया है, बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए हाइड्रोजन में हम मानते हैं कि के, पी और ई। तो के क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और टी हो जाएगा, ई हो जाएगी टोटल एनर्जी। बोहर मॉडल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी होती है, वो उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या बातें कर रहा है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, इनके बारे में ये बोला गया कि ये इनकी एनर्जी हैं जिनको हमने क्रमशः इनको माना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बोल रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनके अंदर से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। किसके लिए, वहन। कंडीशन ही नहीं दी अभी तक, तो क्या दिया, एनर्जी ही दी है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं बता सकते, तो कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन दी है, किसके लिए हमें चूज करना है। तो देखते हैं इसके अंदर, वहन द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांसमिशन टू हाइयर लेवल, मतलब क्या कर रहा है, वो हाइयर लेवल के अंदर जा रहा है। लोड टू कहाँ जाएगा, हाई जा रहा है, मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये मान लो कि n बराबर 1 होता है, यहाँ पर n इक्वल टू 2, यहाँ पर एनर्जी लेवल नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये 3 डॉट डॉट यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाता रहता है। तो वह क्या कर रहा है, 1 से क्या कर रहा है, 2 जा रहा है, या फिर 2 से 3 जा रहा है, या फिर 1 से 3 जा रहा है, मतलब हाइयर एनर्जी में जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर ही जा रहा है, लो के अंदर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। किसके लिए बताना है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में इनके लिए बताना है। तो ये हम यह जानने से पहले यदि आपको आता है तो इसको पॉज करके ट्राई करेंगे कि इसके अंदर बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी होती है वो किस प्रकार से चेंज होती है, तो इसके बारे में बताना। यदि आ रहा है तो इसको करके और अगले क्वेश्चन पर जाएं, यदि नहीं आ रहा है तो इसको कॉन्सेप्ट देखें। देखो इसके अंदर आपको एक फॉर्मूले होते हैं बोर मॉडल के अंदर टोटल एनर्जी का। पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एम जेड स्क्वायर इक्की पावर 4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। और किसके अंदर होती है, बोहर मॉडल के अंदर होती है। फिर हमारे आती है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगी हमारी माइनस एम जेड स्क्वायर एक की पावर 4 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। फिर हमारे आ जाती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के अंदर भी क्या आता है, माइनस का साइन आता है, जेड स्क्वायर एक की पावर 4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी आ गया, हमारे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसको एक बार फिर से देखेंगे क्या बोल रहा है। जो हमारे बोहर मॉडल के अंदर जो एनर्जी फॉर्म होती है, फार्मूला होता है, वो इस प्रकार से होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हो जाएगा, टोटल एनर्जी का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यदि इनके अंदर रिलेशन भी निकालना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ई टोटल आता है, ई टोटल आता है वो इक्वल होता है ई पोटेंशियल माइनस ई पोटेंशियल के, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के तरीके से बताते हैं इसको। इसके अंदर बोहर मॉडल में हमें काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला प्राप्त होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला प्राप्त होता है और टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। अब इन तीनों में एक रिलेशन भी आता है, वो हम बताते हैं। जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है और 2 टाइम्स मल्टीपल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशन निकल कर आता है। इसको हम इसके अंदर दिखा भी देते हैं आपको। जो टोटल एनर्जी है जो माइनस है, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो ये दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करता हूँ तो ये देखो इसके क्या, इसके इक्वल आ गई है, इसके इक्वल आ रही है 2 एम जेड स्क्वायर ए की पावर 4 8 आ जाएगा। यहीं पर भी 8 है, पाई पाई एन एन, ये सभी के स्क्वायर भी दे रखे,
करेंगे तो क्या आता है 2 टाइम्स किसके मल्टीपल आता है, पोटेंशियल एनर्जी के मल्टीपल निकल कर आता है। इस प्रकार के अंदर ये रिलेशन होते हैं, लेकिन हमें यहाँ रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, तो रिलेशन को एक बार हटा देते हैं। और इसके अंदर हमें बोला गया है वह क्या कर रहा है, n बराबर 1 से लोअर से कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, मतलब नंबर्स बढ़ा रहा है। अब ये n बढ़ाएगा तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के, मतलब नंबर्स बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसके लिए था, अब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, एनर्जी कम हो रही है, इसके लिए तो ये सीधा वैलिड है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं तो एनर्जी कम हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, क्या यहाँ पर भी अप्लाई होगा ये रूल, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब देखो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये मान लेता हूँ कि E1 के लिए मेरे पास एनर्जी लेवल होता है माइनस का 3.6 होता है, और इसके लिए मेरे पास आता है माइनस का 3.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये हमारे पास क्या आती है, इनकी एनर्जी आती है एनर्जी लेवल्स की, ठीक है, n बराबर 1। अब 1 से कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, हमारे पास एनर्जी क्या आनी चाहिए थी, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 13.6 है, यहाँ पर माइनस का 3.4 है, तो कम तो हो रही है, कम नहीं हो रही है। यहाँ पर ये क्या है, साइन देखो, ये क्या है, साइन देखो। अब इस साइन के कारण ये वाली एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ये वाली साइन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो नेगेटिव साइन के कारण पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और हमारे पास नेगेटिव साइन के कारण ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये किसकी कंडीशन के लिए है, जब यह क्या करता है, लोअर टू हाई के अंदर जाता है, लोअर टू हाई के अंदर जाता है, तब ये कंडीशन बता रहे हैं, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज कर इंक्रीज कर जाती है, और ये क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसके अंदर देखो अब लोअर टू हाई जा रहा है, तो इसके अंदर बोल रहा है कि सभी इंक्रीज करेंगे, सभी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ के साथ में हम यह देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर बच्चे गलत कहाँ करके आ जाते हैं, अब इस ऑप्शन को देखते नहीं है कि क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई लेवल के अंदर जा रहा है या लो लेवल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सेम दिख रहे हैं, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मार्क खा जाते हैं। तो क्या के भी इंक्रीज कर रहा है, के डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करेगा वो डिक्रीज भी करेगा, उसी रेस्पेक्ट में क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसी रेस्पेक्ट में इंक्रीज करता है। तो लेकिन वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, इसके कारण यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है, के इंक्रीज, पी और एन डी क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो इसके कारण आपको ये देखना है कि कौन सी कंडीशन किस प्रकार से सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मूले याद रख लो और ये बात याद रख लो कि ये क्या करता है, नंबर्स बढ़ते हैं तो क्या आगे इंक्रीज करेगी। अब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो अगर नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन के कारण ये तो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और ये पॉजिटिव साइन के कारण क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं लो लेवल की ओर, इसके नीचे की ओर आता, लो लेवल की ओर आता, तो क्या हो रहे हैं, हमारे पास नंबर्स कम हो रहे हैं। तो नंबर्स कम हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नंबर्स कम हो रहे हैं तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, लेकिन इन सब के लिए क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, अदरवाइज ये ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें के अंदर ही क्या बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और ये आप अगर समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा, कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, इसको बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार स्वयं से ट्राई करना है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आपको स्वयं से ट्राई करना है पॉज करके, इसके बाद में हम आपको बताते हैं क्या बोला गया है इसके अंदर, आपको बताते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि आपके अंदर दो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले में बोला गया इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, मतलब रदरफोर्ड मॉडल्स की बात हो गई यहाँ पर, उसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहता है उसकी बात होगी शायद। तो देखते हैं इसके अंदर, रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल,
स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या रहता है, जो ग्राउंड स्टेट होती है इसके अंदर क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम अवस्था में रहेगा, स्टेबल अवस्था में रहेगा। जबकि वो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, जो थॉमसन का मॉडल है उसके अंदर बोल रहा है कि ये नेट फोर्स का फील करता है। क्या ये बात सही है, देखते हैं ये सही है कि नहीं। इसके बाद में बोला गया एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रदरफोर्ड मॉडल। क्या करता है कि रदरफोर्ड मॉडल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करेगा, लगातार क्या करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जबकि जो हमारे पास थॉमसन का मॉडल आता है वह क्या करेगा, हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यह बात सही है या नहीं, आगे देखते हैं। इसके बाद में बोल रहे हैं कि क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डोमेड टू कोल्पस्कल। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है या फिर जो हमारे पास जो पुरानी सिद्धांत है उनके अकॉर्डिंग एक एटम का जो पतन का कारण है वो कौन है, रदरफोर्ड का मॉडल है। ये बात सही है कि नहीं, आगे देखते हैं। इसके बाद में द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पोजेसेस मोस्ट ऑफ द मास रदरफोर्ड मॉडल बट नॉट इन थॉमसन मॉडल। जो हमारे पास आता है कि जो एटम होता है उसका एटम का अधिकतर भाग या अधिकतर जो मास होता है वह उसके सेंटर में होता है, बल्कि जो थॉमसन मॉडल बोलता है वो ऐसा नहीं बोलता है कि उसका संपूर्ण जो मास होता है वो सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा। रदरफोर्ड का मॉडल होता है वो पलंग पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, अर्थात हमारे पास क्या आता है कि स्पेरिकल आता है। इसके ऊपर क्या होता है, सभी जगह पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसके सभी जगह पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जगह जगह पर मिलते हैं, हमें कुछ रेयर कंडीशन में ही मिलते हैं, कुछ जगह जगह पर मिलते हैं। जिस प्रकार से तरबूज होता है, उस तरबूज में जो बीज आते हैं उस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर तो यही बात बताई थी थॉमसन ने इसके अलावा हमें और कोई बातें नहीं बताई इसके अंदर। और रदरफोर्ड था, तो रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था, अगर रदरफोर्ड ने हमें ये बोला था कि जो सेंटर में जो संपूर्ण जो हमारा मास होता है, वह है कि हम एटम के कहीं सेंटर में हमें पाया जाता है, और सेंटर में पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल मास बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। संपूर्ण मास कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, और उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब ये इसके साथ में इसने एक बात और बोली थी, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। और एक्सेलरेशन करेगा तो इसके अंदर हम क्लासिक फिजिक्स या पुरानी फिजिक्स की बातें लगाते हैं, तो वो बोलती है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन है, तो वह क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का इमिट करता है। वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता जाता है, ऊर्जा का इमिट करता जाता है। अब ये बताओ, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ घूमता रहेगा और ऊर्जा का इमिट करेगा। तो लास्ट में ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल है वो पुरानी फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कि बोलता है कि एटम का पतन का कारण ही कौन है, एटम के पतन का कारण ही कौन है, रदरफोर्ड है। कौन है, रदरफोर्ड का मॉडल। क्योंकि इसके अंदर बोल रहा है कि एटम स्थायी ही नहीं है, और सभी बातें इसके अंदर मैच नहीं कर रही हैं। कि इसके अंदर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में क्या रहता है, स्टेबल रहता है, नहीं, वो क्या करता है, रिवॉल्विंग करता रहता है, और नेट फोर्स का क्या करता है, फील करता है, और इसके साथ में वो एनर्जी इमिट करता रहता है। इसके कारण पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। सेकेंड में बोला गया है कि जो मास है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और ये बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्या करता है, किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है, मान गए कि सेंटर में रहता है, लेकिन रदरफोर्ड ने ऐसा कहाँ बोला था। रदरफोर्ड तो बोल रहा था ये सभी जगह पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, थोड़ी थॉमसन ने ये बात बोली थी, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मास जो एटम होता है वो अनस्टेबल होगा। एटम होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और एटम अनस्टेबल है तो वह क्या करेगा, वह लास्ट में आकर न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, और न्यूक्लियस पर गिर जाएगा तो क्लासिक फिजिक्स के अनुसार ये क्या हो जाएगा,
इसका पतन का कारण कौन बना? रदरफोर्ड बना। तो क्लासिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड जो एटम है उसके पतन का कारण बनता है। ये बात इसके अंदर सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कुछ भी नहीं है, बस आप आज लास्ट में और शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास पलंग पुडिंग मॉडल था, थॉमसन का मॉडल था, उसके अंदर चार्ज है वो सभी जगह, पॉजिटिव चार्ज सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और इलेक्ट्रॉन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो कुछ जगह पर ही हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आता है, वो बोलता है कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज वो बहुत छोटी सी जगह पर क्या है केंद्रित होता है, और वो है एटम की बहुत छोटी जगह पर केंद्रित होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, और रिवॉल्विंग करेगा तो हमें क्लासिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो उसको क्या करेगा वो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करने पर वो लास्ट में कहाँ आकर गिर जाएगा? एटम के न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएगा, जिससे हमें एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसके कारण क्लासिक फिजिक्स बोलती है कि एटम के पतन का मुख्य कारण रदरफोर्ड का मॉडल है। तो ठीक है बच्चों, अगला लेक्चर लेके आएंगे इससे भी बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। जो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन ही हैं, वही हम आपको करवा रहे हैं। तो यदि आप यदि क्वेश्चन भी देखना चाहते हो तो क्वेश्चन देखो, इसके आंसर देखो, यदि आपको ये थ्योरी याद है तो। अगर ये नहीं पता है तो इसके ये साथ में देखते हुए चलो, इसके ऊपर और भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन जाए। मैंने यहाँ पर बता दिया कि सेंटर में मास पाया जाता है, वह चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, और साथ में क्या करता है? एनर्जी इमिट करता है, और ये कहता है एक फिक्स ऑर्बिट में एनर्जी इमिट करता नहीं है। इसके अंदर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग क्या करता है? ये फिक्स एनर्जी में ही क्या करता है? ये रिवॉल्विंग करता रहता है। लेकिन रदरफोर्ड क्या बोल रहा है? ये कहीं भी क्या करेगा? रिवॉल्विंग करता रहता है। क्यों? देखो इस प्रकार इसके चारों तरफ क्या है घूमता रहता है। अब इसके अंदर एक फोर्स को क्या करेगा? फील करेगा, और इसके एक्सेलरेशन करेगा, तो अंदर के अंदर क्या रहता है? एक धीरे धीरे वो क्या ऐसे आता जाएगा, अंदर की तरफ आता जाएगा। ये क्या यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, फिर ऐसे धीरे धीरे। अब इनमें से कौन सी फिक्स एनर्जी हुई? कौन सी फिक्स एनर्जी लेवल हुआ? इनमें से कोई भी फिक्स एनर्जी लेवल नहीं हुआ। इसके कारण ये फिक्स एनर्जी लेवल में भी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर नहीं लगा रहा। कौन बोलता है कि ये फिक्स में चक्कर लगाता है? ये बात हमें बोहर मॉडल बताता है, बोहर हमें बताते हैं। ठीक है, तो बोहर के भी हमने क्वेश्चन आपको करवाए हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसके बारे में भी हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। और आगे आप लेक्चर को स्टार्ट से देखते हुए चलते हैं तो आपको हम श्योर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको जो स्लो लगता है तो इंटू की स्पीड में करके देखें, जिससे आपका समय की भी बचत हो। और यदि आपको ये फील के साथ में बढ़िया तरीके से आ रहा है तो कंटिन्यूस देखते रहें। तो द वेरी बेस्ट।